गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। समर्पण के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था संकुलन क्षमता के बारे में, हमने एफसीसी, बीसीसी और एससीसी जो होती है यूनिट सेल्स, उनकी सभी की पैकिंग कैपेसिटी देख ली थी। संकुलन क्षमता हमने सभी की याद कर ली थी, जिससे लिए आपको बताया गया था कि एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी बार क्वेश्चन पुट किया गया है, एग्जाम में दिया गया है क्वेश्चन उनसे संबंधित। नेक्स्ट आगे का जो बिंदु है अपना, उस स्थिति में हम लोग यहाँ पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखते हैं उसके अंदर एकक कोशिका का घनत्व, मतलब यूनिट सेल जो होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है। इट मीन्स उसकी भुजाएं, उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसके आगे भी जो कण है वो कितना क्षेत्र वहाँ से कवर कर रहे हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, जानकारी लेंगे। इट मीन्स एक एकक कोशिका में कितने अवयवी कितने क्षेत्र में उपस्थित होते हैं। ठीक है, एंड देन उसकी स्थिति डेंसिटी क्या होती है, घनत्व क्या होता है, उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन होता है उससे मतलब किस प्रकार से फॉर्मूले को यूज करके वहाँ से आपको याद करवाया जा सकता है। ठीक है, तो उन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे। बात करते हैं हम लोग इसकी एकक कोशिका का घनत्व। अपना जो टॉपिक है उसका नाम दे रखा है द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। एकक कोशिका का घनत्व क्या कह सकते हैं इसे, द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इट मीन्स क्या कह सकते हैं हम लोग, एकक कोशिका का जो घनत्व है वो होता क्या है, या फिर इसे न्यूमेरिकल बेसिस जो फॉर्मूला है इसका कैसे जनरेट किया जा सकता है, या फिर एकक कोशिका का जो घनत्व है उसे कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो साधारण तौर पे हमें मालूम है कि घनत्व जो होता है उसको ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं D बराबर m/v, जहाँ D क्या है घनत्व, m क्या है एकक कोशिका का द्रव्यमान और v क्या है एकक कोशिका का आयतन। इन तीनों सब्स्टिट्यूट को, तीनों पार्टिकल्स को हम लोग 1 बाय 1 देख करके या ज्ञात करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, घनत्व की वैल्यूएशन यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो उसके लिए सबसे पहले तो इसका घनत्व अगर हमें ज्ञात करना है तो उसका आयतन हमें मालूम होना चाहिए और उसका जो द्रव्यमान है, इसका एकक कोशिका का जो द्रव्यमान है वो हमें क्या होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। तो देन उस स्थिति में सबसे पहले जैसे मैं बताना चाहूँ कि हम लोग अगर इसका आयतन ज्ञात करें, एकक कोशिका एक घन है और उसका आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, जो कि पीछे हमने जो पैकिंग कैपेसिटी थी, संकुलन की क्षमता थी उसमें पढ़ा था। तो उस स्थिति में अगर आपको यहाँ से इसका आयतन ज्ञात करना है तो आयतन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बताया गया था भुजा क्यूब। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात होना चाहिए, अगर यूनिट सेल हमें दे रखी है तो उसकी भुजा की लंबाई या उसकी कोर की लंबाई हमें क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। तो ध्यान उस स्थिति में सबसे पहले आपको यहाँ से क्या ज्ञात करना होगा, या कोई भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल अगर आपसे यहाँ से पूछा जाएगा उस स्थिति में उस क्वेश्चन के दौरान आपको उसमें उसकी भुजा की लंबाई आपको अवश्य दी गई होगी। तो ध्यान सीधे शब्दों में कह सकता हूँ कि यहाँ से यदि हम लोग द्रव्यमान और आयतन की वैल्यूएशन निकाल लेते हैं तो यहाँ एकक कोशिका का जो घनत्व है इसको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। D जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ से घनत्व को, किसका घनत्व, एकक कोशिका का घनत्व। M जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ से द्रव्यमान को, इसका एकक कोशिका का। और V किसको डिनोट कर रहा है, आयतन को, इसका एकक कोशिका का आयतन। अब सबसे पहले आयतन ज्ञात अगर हमें करना है तो आयतन ज्ञात करने के लिए हमें भुजा की लंबाई मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन में दी गई है तो हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे रखी है तो आप उसे कैसे देखेंगे, कैसे अध्ययन करेंगे। तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि एक्स किरण विवर्तन से, एक्स किरण विवर्तन एक मेथड होता है जिससे कि किसी भी क्रिस्टल, किसी भी एकक कोशिका को इंटरनल क्या किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है, उसके आंतरिक परिक्षेत्र का आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। तो ध्यान उस स्थिति में लिखूं, मैं बताना चाहूँ कि एक्स किरण विवर्तन से एकक कोशिका जो होती है उसकी भुजा की लंबाई को क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। तो मैं कहना चाहूँ यहाँ से क्या कि एक्स किरण विवर्तन से, एक्स किरण विवर्तन के द्वारा अध्ययन करने पर माना कोशिका की भुजा की लंबाई
क्या निकल करके आती है हमारे सामने? ए निकल करके आती है। ठीक है, इससे पता लगाया हमने एक्स किरण विवर्तन विधि से। एक्स किरण विवर्तन विधि में किसी भी क्रिस्टल पर एक्स रेज उस पर प्रवाहित की जाती है, वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलती है, तो उसका परिमेय क्या होता है? डायग्राम के रूप में जैसे एक्सरे जो किया जाता है सेम उसी कंडीशन में ये क्या होता है? हमें दिखाई देता है। तो उस स्थिति में माना कि इसकी कोशिका की जो भुजा की लंबाई है वो क्या मानी गई है? ए मानी गई है। अब मैं कहना चाहूँ यदि भुजा की लंबाई हमें मिली है तो हम लोग आराम से एक कोशिका का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। अतः एकक कोशिका का आयतन, अब एकक कोशिका क्या है? घनाकार। उस कंडीशन में आपको मालूम है घन का आयतन ज्ञात करने का, घनाकार आकृति का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब। क्यों भुजा क्यूब क्यों कहा गया? ये घनाकार आकृति उसकी सभी भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी, और अगर भुजाएं अगर सभी समान होंगी तो उनके लिए आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। यदि लंबाई चौड़ाई और उनकी ऊंचाई अलग अलग है, भुजा की लंबाई अलग अलग है, डिफरेंट दे रखी है, तो उसमें उसका फॉर्मूला दूसरा यूज किया जा सकता है। तो साधारण तौर पर लोग लिख सकते हैं अतः एकक कोशिका का आयतन बराबर भुजा क्यूब, इसको आप लोग लिख सकते हैं ये क्यूब। ठीक है, और इसको आप लोग नाम दे सकते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें यहाँ से इसका आयतन मिल चुका है, इसका एकक कोशिका। अब ज्ञात क्या करना है हमें? इसके लिए इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो दोनों स्थिति में यदि हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है तो आप लोग जानते हैं कि द्रव्यमान या विशेष एकक कोशिका में उपस्थित कोई भी कण है उसका द्रव्यमान स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और भैया यदि उसमें कणों की संख्या अधिक है तो उस एकक कोशिका का जो द्रव्यमान है वो उसके कणों की संख्या के क्या होगा? गुणनफल के बराबर होगा। तो उस स्थिति में कहूं मैं यहां से कि माना एक अवयवी कण का द्रव्यमान, माना एक अवयवी कण का द्रव्यमान m है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एक अवयवी कण का द्रव्यमान m है। ठीक है, तो देखिए इस अच्छी से बात को समझिए। बात करें हम लोग द्रव्यमान की, यदि कोई भी एकक कोशिका है उसमें एक कण उपस्थित है तो उसका द्रव्यमान है उस पूरी एकक कोशिका का द्रव्यमान किसके इक्वल हो जाएगा? उसकी कण की संख्या के बराबर, या एक कण के बराबर द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। यदि उसमें भी कणों की संख्या 2 है तो उन दोनों का जो द्रव्यमान है उसका टोटली योग हो जाएगा, या फिर उसका द्रव्यमान उससे दो कणों की संख्या से उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ यही तो कहना चाह रहा है क्या कि यदि एकक कोशिका का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है तो एक कण का द्रव्यमान जो होता है वो अगर उसमें एक ही कण उपस्थित है तो उसका द्रव्यमान एकक कोशिका के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। दोबारा सुनिए, एक बार फिर मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ बात की जा रही है किसकी? द्रव्यमान की। यदि किसी अवयवी कण या किसी एकक कोशिका में एक अवयवी कण उपस्थित है तो उस पूरी एकक कोशिका का जो द्रव्यमान है उस एक अवयवी कण के द्रव्यमान के क्या होती है? बराबर। यदि वहां 2 अवयवी कण उपस्थित हैं तो उस पूरी एकक कोशिका का द्रव्यमान उन 2 अवयवी कणों के द्रव्यमान व उनकी कणों की संख्या के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो सीधे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि माना एक अवयवी कण का द्रव्यमान m है तथा एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या z है तो एकक कोशिका का द्रव्यमान, तो एकक कोशिका का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कणों की संख्या गुणा द्रव्यमान के इक्वल। इट मींस m मल्टीप्लाई z। z यहाँ कणों की संख्या और m क्या है? एक अवयवी कण का द्रव्यमान। इन दोनों का जो गुणनफल है वो एकक कोशिका के कुल द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर होगा। इसको आप लोग दे सकते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसके अंदर से द्रव्यमान हमें मिल गया, आयतन हमें मिल गया, तो हमें क्या निकालना है? यहाँ से घनत्व। और जानस स्थिति में मैं कहना चाहूँ यहाँ से कि एकक कोशिका का घनत्व, एकक कोशिका का
घनत्व D बराबर m/v, जिसको आप लोग क्या लिख सकते हैं तरीके से, द्रव्यमान तो क्या हो गया इसका m, ठीक है, जो कि क्या निकल कर क्या है m गुणा z है, z गुणा m, और आयतन क्या है v, जो कि हमने क्या निकाला है यहां से भुजा क्यों, लिख सकते हैं इसका ऐसा, इसको नाम दे सकते हैं आप लोग समीकरण में। ये तो एक साधारण बात है कि साधारण तौर पर एकक कोष्ठिका का घनत्व आपको ज्ञात करना है। अगर आपको एकक कोष्ठिका का जो न्यूमेरिकल पूछा जाए उसमें द्रव्यमान आपको बता रखा है, उसका आयतन आपको दे रखा है, तो फॉर्मूले में डायरेक्ट डेरिवेशन रख करके आप क्या निकाल सकते हैं, उसका घनत्व निकाल सकते हैं। लेकिन वहां आपको घनत्व सीधा नहीं दे करके अगर मोलर द्रव्यमान वहां पर आपको दे रखा है, मतलब एक मोल में उपस्थित भार, ठीक है, तो यदि उसका मोलर द्रव्यमान वहां पर अगर दे रखा है तो उस स्थिति में आप लोग उसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो देखो क्या कहना चाह रहा है कि हमने पीछे पढ़ रखा है क्या कि किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान एवोगैड्रो संख्या व उसके कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। चैप्टर नंबर 1 11th क्लास स्पष्ट रूप से बता रखा है आरबीएससी की बुक के अंदर क्या कि किसी भी पदार्थ का जो मोलर द्रव्यमान है वो एवोगैड्रो संख्या व उसमें उपस्थित कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। एंड देन उस स्थिति में हम लोग इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या कि हमने पढ़ा, हमने अध्ययन किया कि किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान क्या हो गया कैपिटल है, एवोगैड्रो संख्या नंबर ऑफ एवोगैड्रो Na व कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है, द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। इसको आप लोग चूंकि के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, यदि मोलर द्रव्यमान क्या होगा इसका n, वो किसके इक्वल होगा, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान क्या या अवयवी कण का द्रव्यमान n गुणा अवोगाद्रो संख्या क्या आ गई Na। अब यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसको इस m की वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, m बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, m बराबर या कह सकते हैं एक अवयवी कण का द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान बटा अवोगाद्रो संख्या। इसको यहां से ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहां से इस m का मान या एक कण का मोलर द्रव्यमान समीकरण 3 में अगर रखा जाए, यहां से मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूं, यहां से क्लियर करके, मैं थोड़ा सा स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं। क्या है यहां से कि एक कण का द्रव्यमान समीकरण 3 में रखने पर, या फिर कह सकते हैं कि समीकरण 3 में m का मान रखने पर, समीकरण 3 में m का मान रखने पर, तो देखिए यहां से समीकरण 3 है ये वाला, देन यहां से क्या कर सकते हैं, घनत्व D बराबर, घनत्व D बराबर Z गुणा कैपिटल M मतलब मोलर द्रव्यमान बटा Na और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा इसमें AQ, लिख सकते हैं AQ एन, जहां Z बराबर अवयवी कणों की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, पीछे पढ़ा है हमने अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करने का तरीका
कि उसके कॉर्नर पर कितना भाग उपस्थित है, उसके फलक पर कितना पार्टिसिपेट उसके वो कर रहा है, केंद्र में उसके कितने अवयवी कण उपस्थित है। तो इन सभी के बारे में हमने पीछे इसका अध्ययन किया है, तो वहां से हम लोग अवयवी कणों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद m यहाँ आएगा मोलर द्रव्यमान, a पीछे पढ़ा है अपने भुजा की लंबाई या कोर की लंबाई भी लिखी हुई मिल सकती है भुजा, और एन ए अवोगाद्रो संख्या, ठीक है। ये चारों बातें हमारे पास उपस्थित है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल पूछा जाए, तो आप लोगों से उसमें अवयवी कणों की संख्या भी ज्ञात करवाई जा सकती है, उसका मोलर द्रव्यमान भी आपको पूछा जा सकता है, उसकी भुजा की लंबाई भी आपसे ज्ञात करवाई जा सकती है, और अवोगाद्रो संख्या आप अच्छे से जानते हैं, उसको कहने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू 6.023 × 10⁻23 समथिंग होती है, ठीक है। तो देन उस स्थिति में आप लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ, देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है। एक है कोष्ठिका का घनत्व ज्ञात करने का सीधा फॉर्मूला होता है D = m/v। तो देन उस स्थिति में D घनत्व, m द्रव्यमान और v क्या हो गया, आयतन। एक है कोष्ठिका का आयतन और द्रव्यमान का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। देखिए अब घनत्व आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होती है, भुजा की। तो देन उस स्थिति में भुजा की लंबाई कैसे पता करेंगे, एक्स किरण विवर्तन के द्वारा अध्ययन करने पर एक कोष्ठिका जो है उसकी भुजा की लंबाई हमारे सामने निकल कर के आती है क्या, 1, ठीक है। अतः एक कोष्ठिका का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है सीधा भुजा क्यूब। तो देन उस कंडीशन में हमने इसको लिखा भुजा क्यूब, तो देन a क्यूब लिखा जाएगा इसको, ठीक है। इसको लिख पढ़ सकते हैं आप लोग, इसको समीकरण 1 नंबर दे दिया। देन इसके बाद में माना एक अवयवी कण का द्रव्यमान, अब उसके लिए करना क्या है, आयतन हमें मिल गया, द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। तो माना एक अवयवी कण का द्रव्यमान m है, मतलब कोई भी अवयवी कण है उसका अगर द्रव्यमान पढ़ा जाए, उसको बताया जाए, तो उसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे, निर्देशित करेंगे। अब इसके लिए इसने कहा कि माना एक अवयवी कण का द्रव्यमान क्या है, m। एक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या z। अब एक कोष्ठिका का जो द्रव्यमान है उसमें उपस्थित अवयवी कण के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। अब यह अगर अवयवी कणों की संख्या बढ़ा दी जाए, एक की जगह 5 अवयवी कण उसमें उपस्थित हैं, तो m × 5 हो जाएगा। तो देन उस कंडीशन में कह सकते हैं क्या कि माना एक अवयवी कण का द्रव्यमान यदि m है और एक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या z से 1 2 3 4 5 कितनी भी इसमें हो सकती है, तो एक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर m × z। इसको नाम दे दिया गया समीकरण नंबर 2। अब एक कोष्ठिका का घनत्व D = m/v अपन लोग जानते हैं। m और v की वैल्यूएशन समीकरण 1 और 2 से रखे हैं यहाँ से, तो भैया यहाँ से m का मान रखा गया किससे, मतलब समीकरण 1 और 2 से। तो देन उस स्थिति में m × z या z × m इसको पढ़ा जा सकता है, और भैया v आयतन का वैल्यूएशन जब रखा गया तो उसको लिखा जा सकता है भुजा क्यूब, मतलब a क्यूब लिख सकते हैं। इसके द्वारा साधारण तौर पर आप लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, घनत्व। यदि आपको इसके अंदर मोलर द्रव्यमान अगर क्वेश्चन में बता रखा है तो फिर आपसे घनत्व ज्ञात करवाए, तो उस स्थिति में आप लोग कैसे उसको ज्ञात करेंगे। ये तो सामान्य द्रव्यमान की बात है, कह दिया अवयवी कणों का द्रव्यमान इतना है, एक कोष्ठिका का द्रव्यमान इतना है, और आपको कह दिया कि कोष्ठिका का मोलर द्रव्यमान इतना है, तो इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते, फिर आपको वो फॉर्मूला वहां से काम लेना होगा। तो उस स्थिति में क्या करना होगा, क्या कह सकते हैं हम लोग उसके लिए, देखो हमें अच्छे से मालूम है, पीछे पढ़ा है हमने कि किसी भी पदार्थ का जो मोलर द्रव्यमान m होता है वो अवोगाद्रो संख्या व कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। एंड देन उस स्थिति में उसको पढ़ सकते हैं m बराबर स्मॉल m × na। m मोलर द्रव्यमान, m अवयवी कण का द्रव्यमान, और na क्या होगा, एक तरीके से अवोगाद्रो संख्या। देन इसके द्वारा इस m को इधर लेकर के m बराबर m/na निकाला जा सकता है यहाँ से। अब इसके अंदर भैया इस m की वैल्यूएशन इसमें रखे हम लोग समीकरण 3 में जब रखते हैं, तो d = zm/a³ na। इसके द्वारा आप लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, घनत्व को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जहां इसमें z बराबर अवयवी कणों की संख्या, m मोलर द्रव्यमान, a भुजा की लंबाई और na अवोगाद्रो संख्या होती है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अपना ये जो पोर्शन है यहाँ पे कंप्लीट होता है, घनत्व जो है उसको हम लोग यहाँ से कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग डिफेक्ट्स, जो त्रुटियाँ होती हैं।
ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक जो है उनसे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन जो होता है इस चैप्टर का 1 नंबर का या 1.5 नंबर का क्वेश्चन कितने पोर्शन तक पूछा जाएगा, इसके बाद में 1 नंबर का पोर्शन आपको और पढ़ाया जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 3, 3.5 या 4 नंबर का चैप्टर होता है। उस कंडीशन में 1 बाय 1 को